नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है हमारे तीन जानकारों के बीच। लेकिन इंडेक्स देखिए 18,274, तो कल दोपहर को जो रिकवरी आई थी वो स्क्रीन पर अब भी आपको कायम दिखाई देगी। धीरे धीरे करके चाल अपनी मजबूत करता हुआ इंडेक्स। निफ्टी बैंक में ज्यादा सुधार देखने को मिला है आज के दिन, वो आपकी स्क्रीन पर है 42,684 के लेवल्स। इस समय आधे % की तेजी, तो 228 अंकों की बढ़त पर इस समय कारोबार देखने को मिला है निफ्टी बैंक में। मिड कैप्स की तरफ से भी तेजी आई है, 86 अंकों का इजाफा। इसीलिए आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 2:1 है। कहां पर खरीदारी हो रही है वो कुछ आपके लिए अंश रख देते हैं तेजी वाले, जिन्होंने दरअसल मार्केट को सपोर्ट किया है आज के इस गेन में। तो एक तो HDFC लाइफ, जिस पर कल भी हमने तेजी का ही कॉल दिया था, 549 का हाई टच हुआ और ये एक मानस जायसवाल का कॉल था कल दोपहर में, वो टारगेट अचीव होता हुआ। अपोलो हॉस्पिटल, बजाज फाइनेंस, SBI, सिप्ला जैसे ट्रेड्स हैं जहां पर खरीदारी बन रही है। लेकिन अदानी ग्रुप में थोड़ी सी मुनाफा वसूली और FMCG काउंटर्स में आपका HUL, ITC, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ स्टॉक्स है जो एक बैकफुट पर आए हैं। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज में बिकवाली थोड़ी सी थमती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज फिर RIL हल्की सी नेगेटिव टिक के साथ 2561 के लेवल्स पर आपको दिखेगा। तो ये है फिलहाल मार्केट का हाल। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। उनके अब तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए आज के दिन। तो ये देखिए मुकाबला, विभोर वाश ने 14% के रिटर्न्स पर खड़े हैं, 12.5% के रिटर्न्स है रत्नेश गोयल के और 10.5% तक के रिटर्न्स है प्रदीप होचंदानी के। तो 2% का अंतर एक दूसरे के बीच यहाँ पर हमारे जानकारों ने दिखाया है। मार्केट को ये कैसे पढ़ रहे हैं पहले वो भाप लेते हैं, फिर इनके ट्रेड्स पर आएंगे। इनफैक्ट आउट परफॉर्मिंग कुछ स्टॉक्स इनके जो रहे हैं ट्रेड में वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं फटाफट से। एक तो लेटेंट व्यू, ये खूब चला है विभोर का, 4% के गेंस। हुडको दिया था रत्नेश ने, 2% की कमाई वहां पर, और प्रदीप होचंदानी ने पिक किया था भेल का काउंटर जो 3% तक के गेंस पर बैठा है। तो ये कल तक के परफॉर्मर्स थे। आज की तैयारी क्या है रत्नेश बताइए। अप्रोच इस मार्केट में कंसिडरिंग एक्सपायरी से हम बस एक ही दिन दूर है, मोमेंटम क्या 18,300 400 की तरफ ले जा सकता है मार्केट को? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2 दिन से मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स से हमको बिल्कुल बरकरार रहना है। और 18,150 का जो मेरा स्टॉप लॉस था, उसके बाद में आप देखिए 18,350 तक के निफ्टी में आ गए। और अभी भी यही बोलूंगा आपको कि बाय ऑन डिप्स से, हमारे दर्शकों को भी यही बोलूंगा कि बाय ऑन डिप्स से बिल्कुल बरकरार रहे। जब भी बाजार नीचे आता है तो घबराने की मुझे नहीं लगता ऐसी किसी भी तरह की जरूरत है इसके अंदर। और आज के हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें, जरूर निफ्टी गैप अप खुलने के बाद में थोड़ा सा नीचे आया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि 18,250 आज के ट्रेडिंग सेशन की निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 18,250 का एक सपोर्ट अच्छा है, वो लेना चाहिए। और यहाँ से वापस से रिकवरी 18,340 350 तक के लिए आ सकती है। और रहा सवाल बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का तो मैंने कंटिन्यूस आउट परफॉर्म का व्यू दिया है। और अब ये आपको बोलूंगा कि अब की बार कर लो तैयार, क्योंकि बैंक निफ्टी आ रही है 43,000। कल भी ये मैंने आपको बोला था कि 42,500 के ऊपर एक बैंक निफ्टी अच्छा मोमेंटम दिखाएगा और इसमें आउट परफॉर्मेंस ये बना रहेगा। तो 43,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल दिखने को मिलेगा। 43,000 के टारगेट के लिए निफ्टी बैंक में एक तेजी का ट्रेड लेना है। विभोर, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है रत्नेश सर से, क्योंकि कल यहाँ पे इनसाइड बार बना था और बैक टू बैक FII सेलर मोड में है। आज भी ओपन हाई हुआ और वो ओपन हाई मेंटेन्ड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। अनलेस एंड अंटिल मार्केट एक 18,300 के ऊपर सस्टेन करे, मैं बाय वाली साइड नहीं जाऊंगा और स्टॉक स्पेसिफिक ही खेलूंगा। स्पेसिफिक्स पर फोकस ज्यादा रहेगा और इंडेक्स पर एक अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेंगे। प्रदीप, आपका क्या प्लान है? तो 20 DMA का सपोर्ट होल्ड कर रहा है, वहां से निफ्टी बाउंस बैक दिखा रहा है। ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस है 18,327 का, जो फ्राइडे को नीचे के लेवल से बाउंस बैक आया था, तब ये टॉप बना था और यही हम इमीडिएट रेजिस्टेंस लेके चल रहे थे। वहीं से निफ्टी आज सुबह हाई बना के रिवर्स हुआ है, तो फर्दर अपमूव के लिए इस लेवल का क्रॉसओवर जरूरी है। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है और इस पे हमने एक पॉजिटिव बायस भी बनाए रखा है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन भी होल्ड हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस दे रहे हैं कि होल्ड की जानी चाहिए। 43,000 से 43,200 का हमको लगता है कि इसमें टारगेट आ सकता है। तो बैंक निफ्टी के जो स्ट्रेंथ के चलते अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी भी अपना रेजिस्टेंस काट ले
ऑन द हायर साइड। तो हमारे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन है वो अभी भी होल्ड करनी चाहिए और हम जो लॉन्ग के ट्रेड है वही जोड़ने की कोशिश करें। ओके, तो लॉन्ग के ट्रेड्स पर ही फोकस रहेगा जानकारों का। चलिए एक एक करके सबका पोर्टफोलियो देखना शुरू करते हैं, फिर जानते हैं इनसे कि क्या कुछ नया जोड़ेंगे ये अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए। तो विभोर का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आ रहा है। सीजी पावर और लेटेंट व्यू, ये दो ट्रेड्स इन्होंने जोड़े थे कल। लेटेंट व्यू सेकेंड हाफ में आया, सीजी पावर गेम शो के दौरान 11 बजे ही इन्होंने दिया था। दोनों में प्रॉफिट बांध लिया है। नया ट्रेड विभोर आपका क्या रहेगा? आज जो रहेगा वो मैं फर्टिलाइजर एंड केमिकल सेक्टर जो है वहां से पिक करूंगा। इन तीनों में ही एक अच्छा खासा मूव आया है। तो पहला स्टॉक रहेगा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 126.5 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 120 का, टारगेट रहेगा 150 का। अब यहाँ पे ऑब्जर्व या नॉलेज देने वाली बात यह है कि जब भी ये स्टॉक 115-120 की रेंज में आता है, वहां से बैक टू बैक 190 मारा, फिर वापस से 115 की रेंज में आया, फिर वापस से 180 गया। तो ये वापस से वो सपोर्टिव जोन पे है जहां पर एक बाइंग वैल्यू दिखाई दे रही है। तो 150 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी करने का, 120 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चलेंगे। बात हो रही है जीएसएफसी के स्टॉक की, यहां पर आपने खरीदारी करनी है। यह है फिलहाल आपका पहला पिक। प्रदीप का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर आ जाएगा। और प्रदीप ने देखिए जो ट्रेड्स दिए थे उसमें तो एक इनका भेल खूब चला। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया में प्रॉफिट बांधा है, भेल में प्रॉफिट बांधा, और एलएनटी जो था उसमें भी मुनाफा बुक किया आज सुबह में करीब 2030 के आसपास। नया क्या जोड़ रहे हैं आप प्रदीप? नया केपीआईटी टेक्नोलॉजी जोड़ना चाहूंगा। इसको मैंने पहले दिन जोड़ा था और फिर कॉस्ट पे ही काट लिया था। अब इसको मैं वापस जोड़ना चाहूंगा। रीजन बीइंग कि ये अपने प्रीवियस दो टॉप है आरली चार्ट्स को उसको क्रॉस कर रहा है। आज के शुरुआती कारोबार में इसके वॉल्यूम ऑलरेडी कल से ज्यादा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये वापस से एक अप ट्रेंड में आया हुआ है और अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो 716 के करंट रेट पे केपीआईटी टेक्नोलॉजी को जोड़ना चाहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 685 का और 790 के इसमें टारगेट रहेगा। 790 के टारगेट के लिए एक मौका आप तेजी की तरफ पकड़े, और 685 दरअसल आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। यह है एक तेजी वाला ट्रेड केपीआईटी में जो प्रदीप के रेडार पर रहा है, और प्रदीप ने इनफैक्ट इस पर कई दफा अपनी नजर बनाई है। रत्नेश, आप क्या ट्रेड जोड़ेंगे? आपने आईआरएफसी में कल ही एग्जिट कर लिया और हिडको जो खूब चला वहां पर आपने कल प्रॉफिट बुक किया। मेरा भी स्टॉक फर्टिलाइजर से रहेगा। काफी मोमेंटम है इसमें, तो एक थोड़ा सा विनिंग साइड से जाना चाहेंगे। तो जीएनएफसी में इसमें ऐड करना चाहूंगा। 623 का भाव चल रहा है इसमें। मेरे हिसाब से इसमें 590 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और आगे आने वाले दिनों में इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 700 रुपए तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। 590 का स्टॉप लॉस, 700 का टारगेट। इनफैक्ट फर्टिलाइजर काउंटर्स में आज ही नहीं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से धीरे धीरे करके तेजी आ रही है। तो पूरा पैक आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं। यहाँ पर वाकई में कुछ बड़े मूव्स देखने को मिले हैं। सुबह में मेरे रेडार पर इनफैक्ट एनएफएल जैसा प्ले था। जीएनएफसी आपके सामने करीब 5% ऊपर। आप आरसीएफ देखिए, करीब 10% का इजाफा, एनएफएल में 9% की तेजी, और आप दोनों ने जीएनएफसी और जीएसएफसी चुना है, वो भी 5% ऊपर है। चंबल फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स में मोमेंटम, आपका फैक्ट, मद्रास, सब में खरखत देखने को मिल रही है तेजी की तरफ। प्रदीप, कोई समझ आ रही है कि इन फर्टिलाइजर कंपनियों के जो तेजी आ रही है, खासतौर से इस हफ्ते अगर आप देखें आरसीएफ 17% भाग गया है, 14% के गेन्स एनएफएल में देखने को मिले हैं। तो ये टिकेंगे मूव्स? ये कोई ऐसी ट्रिगर है क्या इस तेजी के पीछे? ये जो मूव आ रही है वो काफी सारे कंसोलिडेशन के फेज के बाद आ रही है। इनफैक्ट मल्टी मंथ कंसोलिडेशन हमने अक्रॉस द बोर्ड देखा है। खास करके पीएसयू फर्टिलाइजर काउंटर्स हैं उसमें काफी अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये तेजी सस्टेनेबल है, क्योंकि अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये फ्रेश ब्रेकआउट जब आता है तो ये तेजी काफी सस्टेनेबल होती है, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तेजी और एक्सटेंड होनी चाहिए इस सप्ताह में, और मे बी ये नेक्स्ट वीक भी एक्सटेंड हो सकती है। और अगर आपको कोई ट्रेड लेना हो फर्टिलाइजर में, किसके साथ जाएंगे? तो आई थिंक फैक्ट एक अच्छा काउंटर लग रहा है मुझे। आरसीएफ भी अच्छा काउंटर है। जीएसएफसी, जीएनएफसी जो बाकी 2 कंटेस्टेंट है सुझाए, इनमें भी काफी अच्छा रुझान है। तो मेरे हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे एक तेजी की गुंजाइश और बन सकती है।
अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने को मिली, बहुत ही बढ़िया मूव इनफैक्ट फर्टिलाइजर कंपनियों में देखा जा रहा है, तो इस पर नजरें होनी चाहिए। कल इनफैक्ट आपको याद होगा एग्रीकल्चरल कमिटी या फिर एग्रीकल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स ने बातचीत की थी सरकार से प्री बजट एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से। उसमें क्या कुछ इंडिकेशन आया है जो फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए फेवरेबल साबित होगा, वो पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लार्जली हमने देखा है बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है इन फर्टिलाइजर कंपनियों में। चलिए काम करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों के पास एक एक जगह और बची है भरने के लिए, तो नए ट्रेड क्या आता है उस पर नजरें होंगी। बने रहिए आप CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। 25 अंकों की बढ़त पर इंडेक्स खड़ा है 18,270 के करीब। निफ्टी बैंक देखिए करीब 200 अंकों का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर इस घंटे दरअसल मोमेंटम जोर पकड़ रहा है, और उसमें बजाज फाइनेंस फटाफट से स्क्रीन पर आ जाएगा। 6781 के लेवल्स पर 1.5% ऊपर और लगभग ये आधे % के गेंस तो पिछले 10 मिनटों में ही इसने अपने नाम कर लिए हैं। वॉल्यूम्स तो यहाँ पर अच्छे खासे होते ही हैं। इस पर अगर हो सके तो एक बार रत्नेश नजर डालिए, हैवी वेट है स्टॉक। आप देखिएगा इस साल थोड़ा सा शांत ही रहा है, नियरली 3% डाउन, तो फ्लैटिश ट्रेड देखने को मिल रहा है ईयर टू डेट। क्या यहाँ से अब पिकअप आके आसार बन रहे हैं? इस मूव को कैसे देखेंगे? अभी तक का थोड़ा सा अंडर परफॉर्म रहा है। अभी अगर हम डेली चार्ट पर नजर डालें तो 200 मूविंग एवरेज पे इसने एक सपोर्ट ले लिया है। यहाँ पे उसको टच करके अब जरूरी सपोर्ट लेवल पे कि काफी अहम सपोर्ट लेवल पे आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि 6650 और 6600 ये जो रेंज रहेगी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इस स्टॉक के लिए। इसको होल्ड करते हुए चलता है तो एक बाउंस जो हमको देखने को मिल सकता है वो 6900 तक देखने को मिल सकता है। बाकी अभी किसी भी तरह का रिवर्सल पैटर्न इसमें नहीं बना है, पर एक शॉर्ट टर्म बाउंस जरूर इसमें हमको देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक स्टॉक प्रदीप जो आपने कल आइडेंटिफाई किया था भेल, वहां पर प्रॉफिट बुक किया, क्या वो गेम शो के लिहाज से ही बुक किया गया है? और अगर हमारे दर्शकों के पास ये स्टॉक है तो क्या राय रहेगी? क्योंकि आप देखिएगा आज फिर करीब 1.5% का इजाफा और इसके रोल ओवर्स बड़े अच्छे हैं, करीब 79-80% का रोल ओवर देखने को मिल रहा है अगली सीरीज में। बिल्कुल। हाँ, सो इनफैक्ट इसमें जो मेरा टारगेट था वो बेसिकली अर्ली चार्ट्स पे अगर रिसेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो वो जो ट्रेंड लाइन है उसी का रेजिस्टेंस इसने आज खुलने के बाद जो हाई बनाया वहां पे लिया है। तो मेरे हिसाब से ये जो हर्डल है 7620 का जो आज का इंट्राडे हाई है वो एक क्रॉसओवर होता है तो फिर इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव देखा जाएगा जो इसको 7980 के करीब ले जा सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश लॉन्ग्स के लिए वेट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 7380 पे ले आया जा सकता है। 7380 के आसपास लिया जा सकता है, लेकिन 79 के ऊपर निकलेगा तो और तेजी आने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, 200 पॉइंट ऊपर इस बीच निफ्टी बैंक अब आपकी स्क्रीन पर दिखेगा 42680 के लेवल्स आ चुके हैं, तो क्लियरली नजरें अब 42700 की तरफ इंडेक्स की बन रही हैं। कोई नया ट्रेड विभोर आप जोड़ रहे हैं क्या GSFC के साथ इस समय? नॉट येट मैम, क्योंकि अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूं प्रोबेबली लास्ट 40 मिनट्स के आसपास से निफ्टी एक साइडवेज रेंज में है और हार्डली 20 पॉइंट की रेंज में है। तो ये रेंज से बाहर आती है। कल जैसे निफ्टी बैक टू बैक बाहर की तरफ आई थी, अपमूव आया था, तो एक लेटेंट व्यू और पारस डिफेंस और इन सब डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा का मूव आया था। तो सेम चीज यहाँ पर रहेगी कि अगर इस सेगमेंट से बाहर आती है तब मैं एक ट्रेड की तरफ जाऊंगा। ओके, तो देखते हैं वो मूव्स आते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा साइडवेज इंडेक्स होता हुआ। अच्छा, KPIT इसका जिक्र अभी कर रहे थे प्रदीप, इन्होंने 790 के लिए जोड़ा है। अभी खबर भी आ रही कि रेनो ग्रुप के साथ एक स्ट्रेटेजिक करार किया है। अब डिटेल्स आगे निकल कर आएंगे। स्ट्रेटेजिक करार में यहाँ पर कंपनी के हाथ कितना बिजनेस आता हुआ दिखाई देगा। देखिए, KPIT की खासियत यही है कि ये ऑटो कंपनियों के लिए दरअसल प्रोडक्ट्स डेवलप करती है, जैसे टाटा एलेक्सी भी करता है। तो ये इनका जो क्लियरली फोकस है वो साफ है। ऑटोमोटिव सेगमेंट पर इनकी नजरें होती है। 4.5% का इजाफा इधर स्टॉक आपको दिखा रहा है। प्रदीप, KPIT के साथ कुछ और जोड़ने वाले हैं क्या? फिलहाल नहीं मैम, ड्यूरिंग द सेशन कुछ और समझ में आएगा तब मैं जोड़ूं। रत्नेश, आपका क्या प्लान है? डेफिनेटली मैं तो एक स्टॉक में चाहूंगा तो यहाँ पे जोड़ सकता हूँ। तो मैं एजिस्केम जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे।
यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं हुआ मैं 290 का और टारगेट रखूंगा मैं 400 का। 400 के टारगेट के लिए एजिस लॉजिस्टिक्स और Yes. 290 आपने कहा स्टॉप लॉस। टारगेट ये बहुत डीप नहीं है स्टॉप लॉस, 331 के आसपास है स्टॉक। अब मैं टारगेट भी मेरे हिसाब से 400 का रख रहा हूँ मैं, तो उस लिहाज से ठीक है, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन में 2 दिन का ट्रेड रहेगा ही मेरा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए इसको। ओके ठीक है, तो ये फिलहाल थोड़ा सा डीप टारगेट है और स्टॉप लॉस भी ऊपर टारगेट और थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस, लेकिन 400 के लिए 2 से 3 दिनों का ये ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। 290 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। एजिस लॉजिस्टिक्स आया है इस समय ये पर्टिकुलर काउंटर ट्रेड में। माय जानकारों का हम एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन एक स्टॉक जो आज फोकस में है वो है जी एंटरटेनमेंट। और जी ही नहीं, बाकी मीडिया कंपनी भी फोकस में है, क्योंकि दरअसल यहाँ पर TRAI ने जो न्यू टैरिफ ऑर्डर है वो सामने रखा है, जहाँ पर कुछ थोड़े बहुत बदलाव किए गए। खास तौर से अगर आप टीवी चैनल्स सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए खास पेमेंट दिया जाता है, तो वो जो सीलिंग है वो 19 रुपए पर कायम रखी गई है, जहां पर पहले दरअसल प्रस्ताव था कि इसके 12 रुपए तक लाया जाए, घटाया जाए। साथ ही साथ डिस्काउंटिंग भी 45% दे पाएंगी ये कंपनी अगर बुके के तौर पर आपको चैनल ऑफर कर रही हैं। अवनीश रॉय इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के ईडी है ईडलवाइस पर। अवनीश इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। अवनीश, इस टैरिफ ऑर्डर को आपने कैसे पढ़ा? इनफैक्ट पहले भी 19 रुपए था, बस जो प्रस्ताव था 12 रुपए का, उसके साथ ना जाकर इस प्राइसिंग को फिक्स रखा है। इज इट अ पॉजिटिव? नहीं, ये पॉजिटिव है। आपका कहना सही है कि पहले भी 19 था, लेकिन क्या हुआ था, इसको 12 प्रपोज किया गया था। प्रपोज 12 का जो था वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता था ब्रॉडकास्टर्स के लिए, क्योंकि लास्ट 3 साल में पूरी दुनिया में इतना इन्फ्लेशन हुआ है, तो कंटेंट कॉस्ट में भी बहुत इन्फ्लेशन हुआ था। तो लास्ट 3 साल से क्या था, स्टेटस को था, वो कोर्ट में मामला चला गया था, इसलिए कुछ भी हाइक हो नहीं रहा था। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ डिस्कशन ब्रॉडकास्टर्स एंड रेगुलेटर का ये चीज आया है, तो ब्रॉडकास्टर्स विल बी रीजनेबली हैप्पी विद दिस, बिकॉज 19 रुपए एक अच्छा प्राइस है। ऑल्सो प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, बिकॉज 45% डिस्काउंट अलाउ किया है रेगुलेटर ने। इसमें क्या होगा, कस्टमर को भी अच्छा लगेगा कि हमको 45% डिस्काउंट मिल रहा है, और ब्रॉडकास्टर को क्या होगा कि दे कैन पुश देयर एंटायर बुके। अदरवाइज क्या हो रहा था, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चैनल है वही कस्टमर लेता, लेकिन ब्रॉडकास्टर का ये स्ट्रैटेजी नहीं होता। ब्रॉडकास्टर का स्ट्रैटेजी होता है कि जितने भी चैनल है सब कस्टमर के पास जाना चाहिए, सबसे पैसा आना चाहिए। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो उनका रेवेन्यू है 3000 करोड़ का, उनका सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू साल का होता है। अब क्या होगा, 7 से 8% CAGR इसमें आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 3 साल ये कोर्ट में था, तो कुछ आप कर नहीं सकते थे। अब प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। 7 से 8%, वैसे भी हर चीज का दाम बढ़ता है इंडिया में, वर्ल्ड में, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम होगा। सो 3000 करोड़ के सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में 7 से 8% करीब 250 करोड़ हुआ, वो 250 करोड़ मोस्टली प्रॉफिट में चला जाएगा, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होगा, मे बी 20% कॉस्ट हो सकता है आउट ऑफ द टोटल। सो 250 करोड़ में से अगर हम 80% प्रॉफिटेबिलिटी माने, तो पूरे एबिटा फ्रंट पे 200 करोड़ का फायदा होगा। वो अच्छा नंबर है, बिकॉज इस साल हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जी का 1400 करोड़ का होगा, तो 200 करोड़ का एक्स्ट्रा नेक्स्ट ईयर उनको फायदा होगा। नेक्स्ट ईयर हमारा करंट नंबर 2000 करोड़ का है, तो 10% इसमें बढ़ सकता है। बट मोर इंपॉर्टेंटली इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी, और एडवर्टाइजिंग में भी हमको अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है फॉर द मार्केट। क्या सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आपको लग रहा है बढ़ेगा? क्योंकि अब तक नंबर्स में भी, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में इतना खासा इजाफा नहीं देखने को मिला है। एंड जो दूसरा प्रॉब्लम एरिया था वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का था। आई एम श्योर दे इंटरलिंक्ड, कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है तो ज्यादा एडवर्टाइजर्स आपके साथ आना चाहेंगे, आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहेंगे। वो आपको लग रहा है क्या एस्केलेट होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि लिंकेज उतना स्ट्रांग था। सी, इसमें क्या हो रहा था, बिकॉज ये कोर्ट केस में था, तो 3 साल ये पूरा स्टेटस को था। सो आपका सब्सक्राइबर बढ़ रहा था, लेकिन सब्सक्राइबर से आप प्राइसिंग नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। अब क्या होगा,
डीटी फ्री डिश में बहुत सारे फ्री सब्सक्राइबर्स हैं। आप अगर ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो बहुत सारे फ्री सब्सक्राइबर फ्री डिश देख रहे हैं। लास्ट 2-3 साल में कोविड हुआ, इकोनॉमी में चैलेंजेस था, इन्फ्लेशन में चैलेंजेस था, रूरल ग्रोथ में बहुत चैलेंजेस था। एफएमसीजी कंपनी को देख लीजिए, ड्यूरेबल, सब जगह रूरल वाज बिग बिग प्रॉब्लम। अब क्या हो रहा है, मॉनसून भी अच्छा था इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सेकेंड, गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर एंड डीजल, देयर हैज बीन ए रिडक्शन, सो जो इन्फ्लेशन था वो भी थोड़ा कम हुआ है। सो मुझे क्या लगता है कि इन जनरल रूरल इन्फ्लेशन में रूरल ग्रोथ में वर्स्ट इज बिहाइंड। ग्रेजुअल रिकवरी होगा, बट इतना जो डिप हमको दिख रहा था एफएमसीजी कंपनी में या अदर एडवर्टाइजर्स में, वो अब कम हो जाएगा। तो और सेकंड है कि एफएमसीजी में ग्रॉस मार्जिन बढ़ने लगा है। पाम ऑयल अब आधा हो गया, प्राइस ऑफ पाम ऑयल। सिमिलरली पैकेजिंग कॉस्ट लिंक टू द क्रूड ऑयल, उसमें भी 30% का करेक्शन फ्रॉम पीक हो गया है। ऑफकोर्स रुपी डिप्रिशिएट हुआ है, बट ऑन ओवरऑल बेसिस ग्रॉस मार्जिन हर एफएमसीजी कंपनी का H1 वर्सेज H2 अच्छा होगा। उसमें से वो लोग एडवर्टाइजिंग बढ़ा देंगे, तो दोनों इंप्रूव होगा और FY24 शुड बी अ वेरी गुड ईयर। इसमें एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होगा, जी और सोनी का जो मर्जर प्रोसेस है उसमें 5 से 6 हफ्ता जी डीलिस्ट हो जाएगा। जी हाँ। तो वो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न है कि 5-6 हफ्ते का रिस्क वो लोग नहीं लेना चाहेंगे अगर, बिकॉज उसमें क्या है कि यू कैन नॉट ट्रेड द जी स्टॉक। तो 6 हफ्ते के बाद जी और सोनी मर्ज्ड एंटिटी आ जाएगा। तो वो एक छोटा सा टेक्निकल रीजन है जिसके कारण स्टॉक हैज बीन अंडर सम प्रेशर, बट दैट्स अ नॉन फंडामेंटल रीजन। फंडामेंटली थिंग्स आर डेफिनेटली इम्प्रूव। कितना अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शेयर पे? तो हमारा बाई रेटिंग है और हमारा टारगेट प्राइस है 370। तो साइजेबल अपसाइड। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए अवनीश। तो अवनीश रॉय एकदम साफ राय देते हुए कि ये जो न्यू टैरिफ ऑर्डर आया है उसका कितना फायदा जी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। और स्टॉक देखिए करीब 1.5% ऊपर है। ऑफ कोर्स सोनी मर्जर का भी आप फायदा देखेंगे आने वाले समय में, इसीलिए 30 से 40% की अपसाइड की गुंजाइश ये स्टॉक रखता है। ये अवनीश की राय है। चलिए, हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उस पर वापस लौटते हैं। तो जो अब तक ट्रेड्स आने थे मेरे ख्याल में वो आ चुके हैं। अब आपके लिए लेकर आते हैं रिकैप। विभोर ने जीएसएफसी के साथ पारी की शुरुआत की। 150 का टारगेट, 120 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। नियरली 1% जोड़ता हुआ ये काउंटर। प्रदीप होचंदानी ने केपीआईटी टेक रखा है। 4790 का टारगेट, 685 का इनका स्टॉप लॉस है। और ये स्टॉक भी इस घंटे 0.5% थोड़ा सा प्रेशर में आया है। ऊपरी लेवल से हल्की सी मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। रत्नेश ने जीएनएफसी रखा, 700 टारगेट, 590 स्टॉप लॉस है। ये नया ट्रेड। एजिस लॉजिस्टिक्स भी नया जोड़ा, 400 के टारगेट के लिए 290 के आसपास का स्टॉप लॉस आप लेकर चलेंगे। जीएनएफसी 0.5% ऊपर, तो एजिस लॉजिस्टिक्स में करीब 0.2% तक के गेन्स बन रहे हैं। तीनों कैसे खड़े हैं इस पायदान में, अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा वो मुनाफे का मीटर। तो ये देखिए 15% के रिटर्न से ज्यादा हो चुके हैं विभोर वार्ष्णेय के, 13% के रिटर्न्स के ऊपर बैठे हैं रत्नेश गोयल और लगभग 10% के रिटर्न्स पर है प्रदीप होचंदानी। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। नमस्कार।